हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा है जिसका मालिक रामू है। वो पिछले 15 सालों से इस ढाबे को चला रहा है। उसका एक बेटा प्रकाश है जो इंजीनियर बनने का सपना देखता है। एक शाम भारी बारिश के बीच रामू अपने खाली ढाबे पर अकेला बैठा है। आज तो बारिश की वजह से कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है आज का दिन खाली जाएगा। तभी बारिश में भीगता हुआ एक फौजी अपनी जीप से उतरकर ढाबे की ओर बढ़ता है। भाई साहब, क्या ढाबा खुला है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए अंदर आइए। जी, लगता है आप फौज से हैं। हाँ भाई, छुट्टी पर जा रहा हूँ, घर पर पंजाब। जी सर, आपका स्वागत है। बताइए क्या खाएंगे? क्या खास है आपके यहाँ? सर, हमारी दाल मखनी और बटर रोटी बहुत मशहूर है, चाहे तो वही मंगवा लीजिए। मेजर सिंह खाना ऑर्डर कर देते हैं और ढाबे के अंदर बैठ जाते हैं। तभी रामू का बेटा प्रकाश स्कूल से लौटता है। वो भी बारिश में पूरी तरह भीग चुका है। अरे बेटा, जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। देखो, आज हमारे ढाबे पर विशेष मेहमान आए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। वाह बेटा, तुम्हें कैसे पता मैं फौजी हूँ? सर, आपकी वर्दी नहीं है, फिर भी आपकी चाल, आपका अंदाज सब बता रहा है मेरा सपना भी फौज में जाने का है। शाबाश, देश को ऐसे ही जज्बे वाले जवानों की जरूरत है। रामू अपने बेटे की इस बात पर थोड़ा उदास हो जाता है। मेजर सिंह ये देख लेते हैं। क्या हुआ भाई, आप उदास लग रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। बस प्रकाश पढ़ने में तेज है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उसे अच्छे कॉलेज में भेज सके। इसी बीच रामू का खाना तैयार हो जाता है और वो मेजर सिंह के सामने परोसता है। लीजिए सर, दाल मखनी और बटर रोटी, साथ में प्याज और अचार भी रख दिया है। वाह भाई साहब, क्या स्वाद है! इतना अच्छा खाना तो मैंने बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं खाया। इसी बीच बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकती है और रमेश अपने गुंडों के साथ अंदर आता है। अरे रामू, तेरा किराया 3 महीने से नहीं मिला है, आज तो पैसा देकर ही रहेगा ना? अरे रमेश भाई, बस थोड़ा और वक्त दीजिए, आजकल ग्राहक कम आ रहे हैं, मैं जल्द ही सारा पैसा चुका दूंगा। अरे हर बार यही बहाना, या तो अभी 20,000 रुपए दे या फिर कल से ये ढाबा बंद कर दे। मेजर सिंह ये सब देख रहे होते हैं और खाना छोड़कर उठ खड़े होते हैं। क्या समस्या है भाई साहब? आप कौन? और ये हमारा निजी मामला है। हाँ, मैं मेजर गुरमीत सिंह, भारतीय सेना से। और जब किसी भारतीय नागरिक पर अत्याचार होता है तो वो निजी मामला नहीं रहता। अच्छा जी, तो आप फौजी हैं। वर्दी कहाँ है आपकी? अरे भाई, सबूत क्या है? मेजर सिंह अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। देखिए सर, ये मेरी जमीन है और ये 3 महीने से किराया नहीं दे रहा है। क्या ये सच है भाई? हाँ सर, पिछले कुछ महीनों से ग्राहक कम आ रहे हैं। प्रकाश की कॉलेज फीस का इंतजाम करने के चक्कर में किराया जमा नहीं कर पाया। कितना बकाया है इनका? 20,000 रुपए। ये लीजिए 20,000, और अगली बार से किराया वक्त पर लेना, धमकी देकर नहीं, समझे? रमेश और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। वो पैसे लेकर चले जाते हैं। रामू मेजर सिंह के पैर छूने जाता है। अरे सर, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज? अरे नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो आप? उठो उठो, मैंने कुछ खास नहीं किया है, वही किया जो मुझे सही लगा इस समय। तभी प्रकाश आंखों में आंसू लिए मेजर से अपना सपना बताता है। सर, मैं भी इंजीनियरिंग करना चाहता हूं और फिर फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूं। वाह, यह तो बहुत ही गर्व की बात है। मेजर सिंह कुछ सोचते हैं और फिर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हैं। हाँ विमल, सुन, मैं हाईवे पर एक ढाबे पर हूं, तुझे एक जरूरी काम बताना है, जल्दी आ। थोड़ी देर बाद एक और फौजी विमल ढाबे पर आ जाता है। जय हिंद सर। जय हिंद। विमल, ये प्रकाश है, बहुत होनहार लड़का है, हमारे फौजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एकदम सही उम्मीदवार है। बिल्कुल सर, हमारे पास वीर सपूत छात्रवृत्ति योजना है जो मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सहायता देती है। रामू और प्रकाश दोनों हैरान रह जाते हैं। सर, क्या ऐसा संभव है? हाँ बिल्कुल, हमारी सेना सिर्फ सीमाओं की ही रक्षा नहीं करती, बल्कि देश के भविष्य को भी सुरक्षित करती है। इसी बीच रामू की पत्नी लता भी आ जाती है और सारी बातें सुनकर भावुक हो जाती है।
आप तो भगवान बनकर आए हैं हमारे लिए। अरे नहीं बहन जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। अब मुझे निकलना चाहिए, घर पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा। सर आपके लेकिन 20,000 रुपए। अरे आराम से देते रहना, कोई जल्दी नहीं है। 6 महीने बाद प्रकाश को सेना की स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेता है। रामू का ढाबा भी अब फौजी का ढाबा के नाम से मशहूर हो जाता है, जहां हर रोज कई लोग खाना खाने आते हैं। एक दिन एक बड़ी मिलिट्री गाड़ी ढाबे के सामने रुकती है और मेजर सिंह के साथ कई सैनिक बाहर आते हैं। अरे मेजर साहब आप। हाँ भाई रामू, इस बार अपने साथियों को तुम्हारा फेमस खाना खिलाने आया हूं। वैसे फौजी का ढाबा नाम बदला कब से? हाँ, सर जब से आपने मेरी मदद की है तब से ढाबा फौजी भाइयों के नाम कर दिया और अब तो हमारे यहाँ फौजियों के लिए खाना हमेशा मुफ्त है। अरे यही तो हमारे देश की ताकत है। वैसे प्रकाश कैसा है? सर वो कॉलेज में टॉप कर रहा है। उसने कहा है कि जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी सेना में भर्ती होगा। मेजर सिंह और उनके साथी खाना खाते हैं और गांव के लोगों से बातें करते हैं। जाते वक्त मेजर सिंह रामू से कहते हैं, रामू भाई, ये जो हमने आपके यहाँ खाना खाया, ये सिर्फ खाना नहीं था। ये उस प्यार और सम्मान का प्रतीक है जो आम नागरिक अपने सैनिकों के लिए रखते हैं, और इसी प्यार के लिए हम अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। सर हम आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। देशभक्ति कोई कर्ज नहीं है, फर्ज है रामू भाई, और इस फर्ज को निभाने में हम सब साथी हैं, चाहे वर्दी में या बिना वर्दी में। और इस तरह एक गरीब के ढाबे पर फौजी के आने से न सिर्फ एक परिवार की किस्मत बदल गई, बल्कि पूरे गांव को देशभक्ति और एकता का संदेश मिला। आज फौजी का ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि फौज और आम नागरिकों के बीच प्यार और सम्मान का प्रतीक बन गया है, जहां हर कोई इस बात को महसूस करता है कि असली वीरता सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति किए गए छोटे छोटे फर्ज निभाने में भी होती है। एक गांव में नंदकिशोर नामक एक गरीब आदमी अपनी बेटी विद्या संग रहता है। कई सालों पहले नंदकिशोर की बीवी का देहांत हो गया। उसके बाद से नंदकिशोर ने विद्या को अकेले ही संभाला। विद्या कॉलेज में पढ़ती है, वहीं नंदकिशोर हाथ गाड़ी चलाता है और उसी के जरिए पैसे कमाता और अपने जवान बेटी का पेट पालता है। बस बस यही रोक दो नंदकिशोर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद भाई साहब। तुम सच में एक बहुत ही अच्छी और एक नेक इंसान हो नंदकिशोर। तुम्हारी हाथ गाड़ी पर सवारी करके काफी अच्छा लगा और ढेरों बातें भी हुई। मिलेंगे फिर कभी। हाँ जी जी जरूर भाई साहब, बिल्कुल मिलेंगे। उस दिन नंदकिशोर काफी थक चुका था, क्योंकि उसने रोज के मुताबिक उस दिन कुछ ज्यादा ही सवारी कर ली थी। इसीलिए शाम के 5 बजते ही वो जंगल में आधे रास्ते तक चलकर ही हाथ गाड़ी रोक लेता है और एक पेड़ की छाया में आराम करता है। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक शेर आता है और उस शेर की दहाड़ से नंदकिशोर की आंख खुल जाती है और लपक कर उठकर वो बैठ जाता है। शेर बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो शेर नंदकिशोर पर हमला करता है और वहीं नंदकिशोर की मौत हो जाती है, जिसके बाद विद्या बहुत अकेली पड़ जाती है। ये क्या हो गया? पहले ही मेरे पास मेरी माँ नहीं थी, अब मेरे बाबूजी भी मुझसे दूर चले गए। मैं तो अनाथ हो गई। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे मुझे। विद्या रो रही होती है, तभी वहां पर उसका घर मालिक आकर विद्या को घर खाली करने को कहता है। विद्या के पास तो कुछ पैसे भी नहीं होते हैं, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी घर खाली ही करना पड़ता है। उसके बाद उसकी पड़ोसन रोमिला और उसकी बेटी सोनी दोनों विद्या को अपने घर में ले लेते हैं। विद्या, तुम्हें उदास या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ विद्या, तुम ये तो बिल्कुल भी मत समझना कि तुम अनाथ हो, क्योंकि माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। आखिर तुम पड़ोसी थोड़ी हो, तुम तो हमारी अपनी ही हो। धन्यवाद रोमिला काकी। धन्यवाद सोनी। बाद में जब खाना बनाने का समय आता है, तभी रोमिला और सोनी नाटक करने लगते हैं। अरे मेरी कमर, आजकल तो कुछ ज्यादा ही दर्द कर रही है मेरी कमर, न जाने क्या हुआ है। अब खाना कौन बनाएगा माँ?
घर के सारे काम कौन करेगा माँ? डॉक्टर ने तो मुझे ये सब करने से मना किया है ना, मेरे पीठ का दर्द है ना, उसी वजह से। राम जाने बेटी। ओह, आप दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं खाना बना देती हूँ और बाकी के सारे काम भी मैं ही कर देती हूँ। नहीं विद्या बेटी, तुम मत करो, अच्छा नहीं लगता। अरे रोमिला काकी, आप मुझे अपनी बेटी मानती हो ना, और सोनी अपनी बड़ी बहन, तो अपनों की मदद करने में कैसे दिक्कत। विद्या उस दिन बढ़िया से खाना बनाती है और साथ ही घर के बाकी सारे काम भी करती है। लेकिन उस दिन से अब वो रोज ही सारे काम करने लगती हैं और रोमिला और सोनी दोनों आराम फरमाने लगती हैं। माँ, अच्छा हुआ इस विद्या के बाप को चल बसा और इसे घर खाली करना पड़ा। हमें एक अच्छी खासी मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी तो मिल गई। क्या कमाल का खाना बनाती है ना ये। हाँ सोनी बेटी, वो बात तो है। चल अब शांत बैठ, अगर वो सुन लेगी ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक दिन विद्या जब गांव में एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है, तब वो उसमें जीत जाती है और उसे 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं, जिसमें से 50,000 रुपए वो रोमिला और सोनी को देते हुए कहती है, रोमिला काकी, सोनी, आप दोनों ने मुझे रहने को छत दी, मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया, इन सब के लिए दिल से धन्यवाद। मैं अब कंपटीशन में जीते हुए बाकी पैसों से अपना एक ढाबा खोलूंगी और वहाँ खाना बनाकर बेचूंगी और अकेली ही रहूंगी। क्या? लेकिन बेटी, ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम ढाबा चलाते हुए भी यहाँ रह सकती हो, कोई मनाही थोड़े न की है हमने। हाँ विद्या, नहीं नहीं, मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, पैसे जुटाकर एक घर खरीदना है, अब अपने सपनों को पूरा करना है मुझे, और इसके लिए मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलने आया करूँगी काकी। विद्या इतना कहकर अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। रोमिला और सोनी उसे रोक भी नहीं पाते। विद्या अब किराए के घर में रहने लगती है और वो बाजार में अपना एक छोटा सा ढाबा भी खोलती है, जहाँ पर दिन रात खाना बनाकर वो बेचा करती। वाह वाह वाह, इतना लाजवाब और बेहतरीन खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया भाई। आहा हा हा, मुझे थोड़ी और ये ग्रेवी दे दो और एक और रोटी दे दो। ये बटर वाली रोटी काफी स्वादिष्ट है बाई गॉड। वाकई में मानना पड़ेगा, गांव में इतने सारे ढाबे हैं, लेकिन विद्या तुम्हारे ढाबे की बात ही कुछ और है। यहाँ के खाने का स्वाद ही एकदम अनोखा और मजेदार है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या अपने ढाबे के जरिए अब खूब तरक्की करने लगती है और कुछ ही दिनों में उसका छोटा सा ढाबा गांव भर में तेजी से मशहूर हो जाता है। वो अब कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे से कर रही होती है। ये सब देखकर रोमिला और सोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों विद्या से काफी जलने लगते हैं। हमें ये 50,000 थमा गई और खुद रोजाना हजारों रुपए कमा रही है। नहीं, ऐसा मैं तो नहीं होने दूंगी। विद्या ने हमारे साथ गलत किया है, उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे माँ? उस अनाथ विद्या का ढाबा तो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो रहा है। उस ढाबे पर ही वार करेंगे अब हम। एक वो ढाबा ही है जिसके बलबूते विद्या अपना घर चला रही है। कॉलेज की फीस भी जो है वो भर पा रही है और बाकी के खर्चे पूरे कर पा रही है। लेकिन जब वो ढाबा ही नहीं रहेगा तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद विद्या खुद ना चाहते हुए भी वो ढाबा बंद करेगी और वो गांव वाले जो उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं वो ही इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ठीक है माँ, जो भी होगा उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब तो हम उस विद्या को बर्बाद करके ही रहेंगे। रोमिला रात को चुपके से विद्या के ढाबे में जाती है और सारा खाना बनाने की सामग्री में जहरीला पाउडर मिला देती है। अब जब गांव वाले जहरीली सामग्री से बना जहरीला खाना खाएंगे तब उनकी मौत हो जाएगी और फिर मिलेगी विद्या को सजा। लेकिन इस दौरान वहां घर के बाहर सोनी को कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं और वो काफी डर जाती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आज तो तुझे हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अरे छमक छल्लो। और ज्यादा चिल्ला मत, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
तभी वहां ढाबे से लौट रही विद्या ये सब देख लेती है और वो फौरन पत्थर उठाकर गुंडों को मारती है और वो गुंडे घायल हो जाते हैं, जिसके बाद विद्या वहां पुलिस बुलाती है और पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उतने में रोमिला भी वहां आ जाती है और जब उसे ये पता चलता है कि विद्या ने सोनी की जान बचाई है, तभी रोमिला और सोनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दे विद्या बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अभी अभी तेरे ढाबे की सारी सामग्री में जहरीला पाउडर मिला कर आई हूँ और तूने तूने यहाँ पर मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे माफ कर दो विद्या, हमने हमेशा तुम्हारा बुरा ही चाहा, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमें प्रायश्चित करने का मौका दे दो, हमें माफ कर दो। आप दोनों ने जो किया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये अच्छी बात है, पर आइंदा से आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी काकी हैं। विद्या उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों सुधर जाती हैं और विद्या संग अच्छे से पेश आती हैं और साथ ही विद्या अगली सुबह सामग्री को अच्छी सामग्री से बदल देती है और ढाबे के जरिए खूब ज्यादा तरक्की करती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाता है रमेश के घर में संघर्ष का सिलसिला। गांव के बाजार के पास एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है रमेश का परिवार। फूस की छत से रिसती बारिश और मिट्टी की दीवारों पर उभरी दरारें जैसे परिवार की पीड़ा को बयां कर रही हों। आह, अरे सुमन, ये क्या है? धुआं ही धुआं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रात भर खांसी से नींद नहीं आई और सुबह उठते ही फिर वही हाल। क्या करूं रमेश जी, बारिश में भीगी लकड़ियां हैं, बाजार से सूखी लकड़ी लाने के पैसे कहाँ। कल रात का बचा आटा खत्म हो रहा है। विकास के लिए 2 रोटी बनानी है और वो भी आज इंटरव्यू पर जा रहा है। माँ, मेरी सफेद शर्ट पर काला धब्बा पड़ गया। इंटरव्यू में क्या सोचेंगे लोग? 3 जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद ये आखिरी उम्मीद है। बेटा क्या करूं, सुबह से धुएं में आंखें जल रही हैं, धब्बा नहीं दिखा। इसी धुएं ने तो मेरी सेहत खराब कर दी। दवाई के पैसे नहीं, खाने के लाले पड़े हैं और अब बहू भी आने वाली है घर में। कैसे चलेगा ये सब? रमेश के घर की यही कहानी थी, धुआं, खांसी और पैसों का अभाव। विकास की शादी के लिए चारों तरफ से कर्ज लिया था। छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी गिरवी रखा था। एक तरफ गरीबी की मार, दूसरी तरफ समाज का दबाव। शादी के बाद विकास अपनी दुल्हन प्रिया को लेकर गांव आता है, जहां सारे गांव वाले उसका स्वागत करने और बहू को देखने आए थे। प्रिया शिक्षित और समझदार थी। अरे देखो तो, गरीब की बहू क्या लाई है दहेज में अपने मायके से। सिर्फ एक गैस का चूल्हा, इतना ही? माँ जी, मेरे घर वालों ने मुझे ये बड़े प्यार से दिया है। लेकिन बेटी, गैस तो महंगी पड़ती है, हम सिलेंडर भरवाने के पैसे कहाँ से लाएंगे। माँ जी, सरकार की एक योजना के तहत है। अरे आने वाले त्योहार पर हर घर एक सिलेंडर मुफ्त मिलता है। हम उसका फायदा उठाएंगे और भविष्य की योजना बनाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। प्रिया के मायके से आए हुए गैस चूल्हे से अब खाना बनने लगा। धुआं खत्म हो गया। घर की दीवारें भी अब काली पड़नी बंद हो गई थीं। आज पहली बार मैंने खांसे बिना आराम से सांस ली है। हाँ, घर में धुआं खत्म हो गया है, लेकिन मुझे चिंता है कि सिलेंडर खत्म होगा तो क्या करेंगे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। प्रिया, गैस का सिलेंडर तो मिल जाएगा, पर आगे का क्या? हर महीने नया सिलेंडर कैसे लाएंगे? हमारा घर बाजार के पास है, मैं यहीं से कुछ शुरू कर सकती हूँ। प्रिया ने अपने घर के बाहर, जो बाजार के करीब था, एक छोटा सा स्टॉल लगाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। वाह, क्या स्वाद है! अरे रमेश की बहू के हाथ में तो जादू है। धुएं वाले चूल्हे पर ऐसा खाना कभी नहीं बन सकता। हाँ, गैस से बना खाना स्वादिष्ट और साफ होता है। सरकार की योजना के तहत आप भी एक फ्री सिलेंडर पा सकते हैं। लोग अब प्रिया के स्टॉल पर आने लगे, न सिर्फ खाना खाने बल्कि उससे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए भी। अब पूरे गांव में प्रिया दहेज में जो गैस का चूल्हा लाई थी, उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। क्या
रमेश की बहू। अरे गांव में भट्टी खोल दी, हाँ, गरीब का दिमाग चल गया है। सेठ जी, आप एक बार मेरा खाना चख कर देखिए, फिर कहिएगा। सेठ ने जैसे ही खाना चखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि लोग प्रिया के स्टॉल पर भीड़ लगा रहे हैं। इसमें तो पैसा है, बड़ा पैसा। शाम को प्रिया पैसे लेकर घर लौटी। परिवार हैरान था। पिताजी, ये रहा आज का कमाया हुआ पैसा। मैं इसे बचा रही हूँ अगले सिलेंडर के लिए। और देखिए, मैंने अलग से घर का राशन भी ले लिया। इतने सारे पैसे? अरे ये तो मेरे 1 महीने की कमाई से भी ज्यादा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है पिताजी। मैंने अपने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। जब सरकारी योजना से फ्री सिलेंडर मिलेगा, तब हम इन बचे पैसों से अपना काम और बढ़ाएंगे। प्रिया का छोटा सा स्टॉल अब एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदल गया था। उसने स्थानीय महिलाओं को भी काम पर रख लिया। प्रिया बेटी, मुझे तुम्हारे साथ एक प्रस्ताव करना है। आओ मिलकर व्यापार करें। मैं पूंजी लगाऊंगा, तुम अपना हुनर। सेठ जी, मगर मेरी एक शर्त है। आप गांव के हर घर में गैस कनेक्शन लगवाएंगे, वो भी सरकारी योजना के तहत। ठीक है प्रिया, तुम्हारी शर्त मंजूर है। कुछ साल बाद रमेश के कच्चे मकान की जगह अब एक अच्छा पक्का मकान था। विकास अब बेरोजगार नहीं था, बल्कि प्रिया के साथ ही काम में जुड़ गया। बहू, तुमने और तुम्हारे इस गैस चूल्हे ने तो हमारी पूरी किस्मत ही बदल दी। आह, हाँ, अब न धुआं है न खांसी। तुम्हारा शुक्रिया बहू। माँ जी, गैस का चूल्हा सिर्फ एक चूल्हा नहीं था, वो एक सोच थी, एक बदलाव था। हमें ना बस एक मौके की जरूरत थी, और सरकारी योजना के चलते हमारी राह और आसान हो गई। और इस तरह एक छोटे से गैस चूल्हा और एक समझदार बहू ने न सिर्फ एक परिवार का भाग्य बदला, बल्कि पूरे परिवार को एक नई सोच दी। प्रिया ने साबित कर दिया कि सोच और समझ से छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। रंजीत अपनी बेटी गोपी के साथ रहता है। गोपी कॉलेज में पढ़ने जाती है। रंजीत गांव में पानी पूरी बेचता है और रंजीत के हाथ की पानी पूरी सभी को बहुत पसंद आती है। अरे वाह वाह, क्या बात है रंजीत भाई साहब, आनंद ही आ गया इस पानी पूरी को खाकर। अरे पूरे गांव में इकलौते तुम ही हो रंजीत भाई, जिसके पास तरह तरह के फ्लेवर्स वाली पानी पूरी मिलती है। वरना गांव में तो सभी बस वो पुराने जमाने वाली सादी पानी पूरी बेचते हैं। धन्यवाद भाई। ये लो तुम्हारी मेथी फ्लावर और तुम्हारी लहसुन फ्लेवर वाली पानी पूरी। अरे मुझे ना पानी पूरी खाने के बाद वो सूखा पूरी जरूर देना। हाँ, अरे क्यों नहीं, वो तो हर ग्राहक का जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना। मैं वो आप लोगों से कैसे छीन सकता हूँ। जो भी रंजीत के पास पानी पूरी खाने आता, वो उसकी तारीफें किए बगैर जा ही नहीं पाता। कुछ लोग तो रंजीत की पानी पूरी की तुलना सीधे अमृत से करते हैं, और ये सब जानकर उसकी बेटी गोपी और पत्नी वसुंधरा को बहुत खुशी होती है। ईश्वर करे बस यूं ही हमारा पानी पूरी का छोटा सा व्यापार चलता रहे। क्यों नहीं चलेगा माँ? जब पापा जैसे इतने होनहार व्यक्ति पानी पूरी बेचकर सबका पेट भरते हैं, इतनी अच्छी पानी पूरी बनाते हैं, तो कोई क्यों नहीं खाना चाहेगा इनके हाथों की पानी पूरी? हाँ गोपी बिटिया, ये बात तो तूने सही ही कही है। रंजीत जी, आप सच में बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं। शुक्रिया भाग्यवान, शुक्रिया। वैसे गोपी बिटिया, तुम्हें एक रोज की बात बताऊं? तुम्हारी माँ ने मेरे हाथों की पानी पूरी खाकर ही मुझसे प्रेम किया था, और उसके बाद हमारी शादी तय हुई। ओहो, क्या बात है माँ? क्या जी, आप भी ना। वसुंधरा वहां से शर्माते हुए रसोई में चली जाती है। देखिए पापा, कैसे शर्माते हुए भागी हैं माँ। हाँ हाँ गोपी बिटिया। खैर, अब तुम खाना खाकर जल्दी से पढ़ाई करने बैठ जाओ। हाँ बिटिया, अगले हफ्ते से तुम्हारी परीक्षा है। हाँ पापा। गोपी अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत करती है और अच्छे नंबर लाती है, लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक से जब गोपी कॉलेज से घर आती है, तभी वो देखती है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। देख गोपी बिटिया, चले गए तेरे पापा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे इनके बिना? पापा, ये नहीं हो सकता पापा। पापा, आप मुझे और माँ को छोड़कर नहीं जा सकते पापा। पापा, इनके अचानक से हार्ट अटैक आया है गोपी। क्या?
अपने पिता के जाने के बाद गोपी अकेली हो जाती है। अब उसके पास बस अपनी बूढ़ी माँ वसुंधरा का सहारा होता है। एक तरफ कॉलेज की पढ़ाई और दूसरी तरफ घर का खर्च। अब गोपी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वसुंधरा उससे कहती है, गोपी बिटिया, तुझे घर खर्च की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगी और पैसे कमा कर तेरा और अपना पेट भरूंगी। तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लाडो। नहीं माँ, आप बाहर जाकर काम नहीं करोगी। आपको अस्थमा है माँ, आप घर के कामों को भी सही से कर नहीं पाती। ऊपर से आपका बढ़ता हुआ घुटनों का दर्द और बीपी की प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं, मैं आप पर किसी तरह का बोझ नहीं डालूंगी। आप घर पर ही रहोगी माँ। लेकिन बिटिया, अगर मैं घर पर रही तो घर खर्च कैसे चलाएंगे हम? कैसे करेंगे अपना जीवन यापन? मैं पानी पूरी बेचूंगी, ठीक उसी तरह जैसे पापा बेचा करते थे। क्या? ये तू क्या कह रही है गोपी? हाँ माँ, मैं पानी पूरी बेचकर पैसे भी कमाऊंगी और साथ ही अपनी पढ़ाई को भी पूरा करूंगी। लेकिन गोपी बिटिया, तू ये दोनों काम कैसे कर पाएगी? एक वक्त पर दो नाव पर सवार होने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तुझसे नहीं हो पाएगा ये बिटिया, समझने की कोशिश कर। अगर तन और मन से ठान लिया जाए तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है माँ, और मैं दोनों काम अच्छे से करूंगी। बस आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए माँ। गोपी अब रोज सुबह कॉलेज जाया करती और दोपहर से लेकर रात तक पानी पूरी बेचने लगती है। वो ठीक अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बेचा करती है, जिसके लिए ग्राहक उसकी प्रशंसा भी करते हैं। वाह गोपी बिटिया वाह, तुम तो एकदम अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बनाती हो। एकदम वही स्वाद, वही अपनापन महसूस होता है तुम्हारे हाथ की पानी पूरी को खाकर। हाँ गोपी बिटिया, तुम सच में बहुत मेहनती हो। पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी संभाल रही हो, वो भी इस उम्र में। वाकई में काबिले तारीफ काम कर रही हो तुम। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। धन्यवाद बिटिया। गोपी दिन रात मेहनत मशक्कत करती है और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो परीक्षा में हर बार अव्वल आती रहती है, जिससे उसकी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की कनिका उससे जलती है। कनिका, ये गोपी दोपहर से रात तक पानी पूरी बेचती है, उसके बाद भी ये हर बार परीक्षा में अव्वल आती रहती है। ये कैसे संभव हो सकता है? और हाँ, गोपी तो तुम्हें भी पीछे छोड़ रही है अब तो। ज्यादा दांत मत दिखा त्रिशा, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे ये सारे सड़े हुए दांत फोड़ दूंगी। मैं कनिका हूँ और कनिका को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अब तू देख गोपी, कैसे तेरे रास्ते की काली बिल्ली बनती है ये कनिका। कनिका और त्रिशा रात में अपने चेहरों पर कपड़ा बांधकर उसी रास्ते से जाती हैं जिस रास्ते से गोपी अपने घर की तरफ जाती है। और वो रास्ते में जाते समय अचानक से गोपी की आंखों में एक ऐसा पाउडर छिड़कते हुए भागती हैं जिससे गोपी अंधी हो जाती है। आ नहीं, मेरी आंखें। अब देखना त्रिशा, ये अंधी गोपी अब ना तो पढ़ पाएगी और ना ही पानी पूरी बेच पाएगी है। मानना पड़ेगा कनिका, बहुत ही चालाक और चंट निकली तुम तो। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बेचारी गोपी को वहां के आस पड़ोस वाले उसके घर ले जाते हैं और वसुंधरा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर इलाज के लिए पूरे 3 लाख रुपए मांगते हैं। 3 लाख रुपए? जी वसुंधरा बहन, पूरे 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा तुम्हें। तब जाकर गोपी की आंखों का ऑपरेशन होगा। उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस से फिर लौट आएगी। लेकिन 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? वसुंधरा बहुत परेशान हो जाती है। घर जाते समय रास्ते में एक आदमी भोपू में घोषणा करते हुए जाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों सुनो, हमारे गांव में होने जा रहा है एक 5 मिनट कुकिंग कंपटीशन। जो व्यक्ति 5 मिनट में कोई भी अच्छी डिश बनाएगा और वो अगर जजेस को पसंद आ गई तो उसे मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए इनाम के। सुनो सुनो सुनो। ये सब गोपी सुन लेती है। माँ, मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, मुझे वहाँ ले चलो ना माँ। गोपी बिटिया, तू ये कैसी बातें कर रही है? बिना आंखों की रोशनी के तू पानी पूरी कैसे बना पाएगी? माँ, बिना देखे ही मैं महसूस करके भी पानी पूरी बना सकती हूँ। रोज बनाकर मुझे आदत सी हो गई है। आप मुझे प्लीज ले चलो ना वहाँ पर।
गोपी के बहुत जिद करने पर वसुंधरा उसे उस कंपटीशन में ले जाती है जहां पर अंधी गोपी पानी पूरी बना लेती है और वो पानी पूरी जजेस को काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद वो गोपी को ही विनर बनाते हैं और वो पूरे 5 लाख रुपए का इनाम जीत लेती है और अपना इलाज कराती है। वहीं कनिका और त्रिशा दोनों का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद वो दोनों जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाती हैं। इस तरह उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। राजू एक मेहनती युवक है जो अपनी बहन सुमन के साथ शहर के बाहरी इलाके में रहता है। उसके पिता की मृत्यु के बाद परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर अपनी साइकिल पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लेकर शहर की ओर निकल जाता है। आज जरूर अच्छी कमाई होगी। सुमन के कॉलेज की फीस भी भरनी है और घर का किराया भी देना है। राजू शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंचकर अपनी साइकिल से बर्फ के टुकड़े उतारता है और अपना छोटा सा ठेला तैयार करता है। वो अपनी विशेष सिरप की शीशियां निकालता है। ये रही मेरी खास सिरप, मास्टर जी के नुस्खे से बनाई हुई। राजू के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। उसकी चुस्की का स्वाद दूसरों से अलग है। तभी वहां एक लड़की अपने हाथ में कैमरा लिए पहुंचती है। हाय, मुझे ना एक काला खट्टा देना भैया। बिल्कुल, आप यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ, मैं ना फूड ब्लॉगर हूँ। मेरे फॉलोअर्स ने बताया कि आपकी चुस्की शहर में सबसे अच्छी है, तो बस मैं एक्साइटेड थी। राजू बड़े ध्यान से बर्फ के टुकड़े को काट कर उस पर काला खट्टा सिरप डालता है। वाह, वाओ, ये तो वाकई टेस्टी है। क्या बताएंगे इस टेस्ट का राज क्या है? ये मेरे गुरु मास्टर जी का नुस्खा है। वो कहते हैं कि प्यार से बनाई गई हर चीज स्वादिष्ट होती है। क्या मैं आपके बारे में अपने ब्लॉग पर लिख सकती हूँ? अब मैं ना आपका एक वीडियो भी बनाऊंगी। राजू हैरान रह जाता है, पर अनीता उसका वीडियो बनाने लगती है। अगले ही दिन उसका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग दूर दूर से राजू की चुस्की खाने आने लगते हैं। पास ही खड़ा हरीश, वो भी एक चुस्की विक्रेता है और राजू की सफलता देखकर जलन उसके चेहरे पर साफ झलकती है। वो अपने नौकर मोनू को बुलाता है। राजू की वजह से मेरा व्यापार चौपट हो रहा है। उसकी चुस्की को चौपट करना होगा। मैं कुछ सोचता हूँ मालिक। अगले दिन जब राजू थोड़ी देर के लिए अपने ठेले से हटता है, मोनू चुपके से आकर राजू के सिरप में कुछ मिला देता है। उस दिन कई ग्राहक राजू की चुस्की खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। अरे अब मेरा पेट, ये चुस्की में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई मेरा पेट, ये चुस्की में कुछ तो गड़बड़ है भाई। अरे मुझे भी उल्टी जैसा लग रहा है। राजू हैरान और परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। तभी मोनू वहां पहुंचता है। अरे राजू भाई, लगता है आपकी सिरप खराब हो गई है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज सुबह ही ताजा सिरप बनाया था। जल्द ही पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि राजू की चुस्की से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसके ग्राहक कम होने लगते हैं। देखा, अब पता चलेगा इसे कि व्यापार कैसे चलता है। परिस्थिति से निराश होकर राजू मास्टर जी के पास जाता है। मास्टर जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने तो हमेशा की तरह सावधानी से सिरप बनाया था। राजू, कभी कभी मुसीबतें हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सके। जांच करो, शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। इधर अनीता, जो राजू की एक सच्ची प्रशंसक बन चुकी है, उसके साथ खड़ी रहती है। राजू भैया, मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने फॉलोवर से बात करूंगी। अनीता अपने फॉलोवर से राजू के लिए समर्थन मांगती है। इस बीच एक बच्चा जो मोनू को राजू के सिरप में कुछ मिलाते हुए देख लेता है, वो राजू के पास आता है। राजू भैया, मैंने कल देखा था कि वो मोनू भैया ना आपके सिरप में कुछ डाल रहे थे। क्या तुमने ये देखा था? राजू तुरंत पुलिस के पास जाता है और अपनी कहानी बताता है। पुलिस मोनू को पकड़ लेती है, जो जल्द ही स्वीकार कर लेता है कि हरीश के कहने पर उसने सिरप में मिलावट की थी। हरीश और मोनू, तुम दोनों गिरफ्तार हो, दूसरों के व्यापार को नुकसान पहुंचाने और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप में। हरीश और मोनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनीता अपने ब्लॉग पर पूरी कहानी पोस्ट करती है, जिससे लोग फिर से उसकी चुस्की खाने आने लगते हैं।
सोशल मीडिया पर राजू की कहानी वायरल हो गई। लोग उसकी चुस्की के दीवाने हो गए। साथ ही उसकी चुस्की की डिमांड अब देश भर से आने लगी, जिसके चलते धीरे धीरे राजू ने अपनी एक छोटी सी यूनिट शुरू की और चुस्की के फ्लेवर को पैकेजिंग में बदलकर देश भर में भेजना शुरू किया, जहां राजू अब एक ठेले वाले से बन गया अपनी ब्रांड का मालिक। 6 महीने में अलग अलग सिटी में 100 से ज्यादा आउटलेट्स खुले। हर आउटलेट पर राजू ने कम से कम एक गरीब बच्चे को नौकरी दी। कुछ सालों में राजू करोड़पति बन गया, लेकिन उसने ठेला नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने उसी ठेले पर चुस्की बेचता है। विधवा सुजाता अपने बेटे मिंटू और बेटी चिक्की के साथ रहती थी। वो गांव के एक बड़े और अमीर घराने में रह रहे यामिनी और वीरेंद्र के पास दिन भर काम करने जाती है और उसी कमाई से अपना और अपने बच्चों का पेट पालती। एक दिन की बात है, जब मिंटू और चिक्की दोनों स्कूल से छूटकर घर जा रहे होते हैं, तभी उनके क्लास के कुछ बच्चे एक बड़े से बर्गर और पिज्जा की दुकान में जाकर पिज्जा बर्गर खाते हैं। ये देखकर मिंटू और चिक्की को भी वो खाने का मन करता है। चिक्की, काश हमारे पास भी ढेर सारे पैसे होते तो हम दोनों भी ये पिज्जा और बर्गर खा पाते, है ना? हाँ मिंटू, तू सही कह रहा है, लेकिन हमारे भाग्य में तो अमीरों जैसा खाना लिखा ही नहीं है। तू तो जानता ही है ना, हमारी माँ कितना कष्ट करती है, तब जाकर वो हमें 2 वक्त की रोटी खिला पाती हैं। हाँ चिक्की, सही कहा तूने। तभी उस दुकान के अंदर से 2 बच्चे आते हैं और मिंटू और चिक्की के सामने वो पिज्जा बर्गर खाते हैं। तुम दोनों बस दूसरों को अच्छा और अमीरों वाला खाना खाते हुए देखते ही रहोगे, कभी खा नहीं पाओगे, गरीब जो ठहरे। बिल्कुल सही कहा यार तूने गोलू। बेचारे मिंटू और चिक्की, इन दोनों का तो नसीब ही खराब है। अगर ये दोनों भी हमारी तरह अमीर होते तो हमारे साथ ये पिज्जा और बर्गर खा पाते, लेकिन नहीं, इनके नसीब में ये सब है का। मिंटू और चिक्की को बहुत बुरा लगता है। ओए गोलू और पिंकू, ज्यादा मत बोलो। हम गरीब हैं लेकिन बेवकूफ नहीं, जो तुम्हारी बातें सुनकर यहाँ से परेशान हो जाए। आइंदा से मुझे और मेरे भाई मिंटू को कुछ बोला तो छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, समझ गए ना तुम दोनों? हाँ चल मिंटू। हाँ चिक्की। चिक्की और मिंटू घर जाते हैं और रात में सुजाता काम से आकर चूल्हे पर दाल चावल पकाकर उन दोनों को दाल चावल देती है। ये लो चिक्की और मिंटू, जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो और फिर सो जाना। ठीक है माँ। चिक्की, मिंटू, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम दोनों को ये खाना खाना पड़ता है। आज मुझे रोमिला बता रही थी कैसे बर्गर शॉप के बाहर खड़े रहकर तुम दोनों अपनी क्लास के बाकी बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खाते देख रहे थे। रोमिला वहाँ से गुजर रही थी तभी। अच्छा ऐसी बात है क्या? माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और मिंटू हमारी परिस्थिति को समझ सकते हैं। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बहुत अच्छी नौकरी पर लगूंगा और ढेर सारे पैसे कमाकर वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगा जिन्हें हम तीनों आज पूरी नहीं कर पा रहे हैं माँ। मेरे प्यारे बच्चे। सुजाता के बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं। फिर एक दिन जब सुजाता की मालकिन यामिनी के घर उसके पति वीरेंद्र की बड़ी सी बर्थडे पार्टी होती है, तभी वहाँ पर सारा अमीर खाना आता है। अरे ओ सुजाता मैडम, तुम यहाँ गेस्ट नहीं नौकरानी हो। जाओ, जाकर सबको कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता सर्व करो। आई बड़ी नालायक कहीं की। माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं अभी सबको दे देती हूँ, माफ कीजिए। यामिनी और वीरेंद्र दोनों बहुत ही अकड़ू और बुरे स्वभाव के होते हैं। रात के 10 बज चुके थे। जहाँ रोज सुजाता काम से 8 बजे छूटकर घर चली जाया करती थी, वहीं आज उसे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो यामिनी से जाकर कहती है, मेम साहब मैं घर चली जाऊँ? मेरे बच्चे मिंटू और चिक्की दोनों घर पर अकेले हैं, मुझे जाने दीजिए ना मेम साहब। अरे रोज थोड़ी तुम्हें मैं रोक कर रखती हूँ। आज मेरे घर पर पार्टी है, तुम्हारे साहब का जन्मदिन है, इसीलिए रुकाया है। ज्यादा नखरे मत करो और बार बार आकर मेरा कान मत खाओ और 1 घंटे के बाद चली जाना। जाओ, जाकर सबके लिए समोसे तलो और केक कट करके सबको बांट दो। लेकिन मेम साहब मेरे बच्चे, वो भूखे। ओफो, ठीक है चली जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन फिर कभी आना मत मेरे यहाँ काम करने। तुमसे और 1 घंटा भी नहीं रुका जा रहा है ना? नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? ठीक है मेम साहब, मैं रुक जाती हूँ और 1 घंटा। सुजाता बहुत परेशान हो जाती है। उसे केक कट करके परोसते समय बस अपने बच्चों की ही चिंता लगी रहती है। बेचारे मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, कुछ बनाकर भी नहीं आई हूँ मैं काम के चक्कर में। लेकिन अगर अभी गई तो मेम साहब मुझे काम से निकाल देंगी। हे भगवान, जल्दी से वक्त गुजर जाए और फटाफट मैं अपने बच्चों के पास पहुँच पाऊँ और उन्हें जल्दी से कुछ खिला दूँ।
एक काम करती हूँ, मैं पार्टी में आया हुआ बचा हुआ खाना ही अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। मैं भूखी रह लूँगी वो चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे वो भूखे नहीं रहने चाहिए। सुजाता अपने बच्चों के लिए पार्टी का बचा हुआ खाना लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसे यामिनी रोक लेती है और वो सभी मेहमानों के सामने सुजाता को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्या हुआ मेम साहब, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके बदले बदले आप मुझसे ऐसे तमाचा मार रही हैं? अरे बेशरम गरीब गवार औरत, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर से खाना चुरा कर ले जाने की, चोरी कहीं की। सही कह रही है यामिनी, तुमने ये खाना चोरी किया है। तुम जैसे नालायक गरीबों से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। निकल जाओ मेरे घर से और ये खाना यही रख दो। आइंदा से यहाँ पर दिखी तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। लेकिन मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने तो ये खाना लेकर जा रही थी, बस मुझे लगा कि फेंकने की जगह ये खाना मेरे बच्चे खा लेंगे। मेरा विश्वास कीजिए मेम साहब। चुप रहो तुम और अपनी फालतू की बकवास बंद करके दफा हो जाओ यहाँ से, इडियट। ऐसा मत कीजिए मेम साहब, मेरे पास और कोई काम नहीं है। एक आपके भरोसे मैं अपना घर चलाती हूँ, मुझे मत निकालिए काम से। साहब, मेम साहब, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप दोनों से विनती करती हूँ। सुजाता उन दोनों से खूब विनती करती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे काम से निकाल देते हैं, जिसके बाद सुजाता के लिए सब कुछ बहुत कठिन हो जाता है। उसे अब कहीं और नया काम भी नहीं मिलता है और रोज उसे और उसके बच्चों को सूखा प्याज और रोटी खानी पड़ती। उनके हालात काफी खराब हो जाते हैं। लेकिन एक दिन सुजाता देखती है कि गांव में एक खाना बनाने का कंपटीशन हो रहा है, जिसमें से सबसे अलग और अनोखी डिश बनाएगा जो वो बनेगा विजेता। अरे वाह, मेरे पास तो ढेर सारी डिशेस हैं जिन्हें मैं अलग और अनोखे तरीके से बना सकती हूँ। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मैं इसमें जरूर भाग लूंगी अब तो। सुजाता उस कंपटीशन में जाकर अलग और अनोखे प्रकार के गुलाब जामुन बनाती है और वो जजेस को काफी पसंद आते हैं और वो उसे ही विजेता बनाते हैं, जिसके बाद वो 5 लाख रुपए का इनाम जीतती है और नया घर और अमीरों जैसा खाना खाने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये अमीरों जैसा खाना खा पाऊंगी। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपनी किस्मत पर। माँ, आपने कर दिखाया है, हमें आप पर बहुत गर्व है। ये सब आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही हुआ है माँ। आप हो ही इतनी अच्छी, इसीलिए भगवान जी ने आपके साथ अच्छा किया है। यहाँ सुजाता के साथ अच्छा हो जाता है, वहीं यामिनी और वीरेंद्र का बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है, जिस कारण वो दोनों अमीर से गरीब हो जाते हैं और उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा, वरना बुरे कर्मों के फल की सजा बद से बदतर होगी। छोटे से गांव पीपलपुरा में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गुरु मनमोहन दास जी अपने सत्संग के लिए गांव आ रहे हैं। गांव के मुखिया रामलाल के घर पर विशेष पंडाल लगाया गया है। सभी ग्रामवासी इस आयोजन के लिए तैयारियों में जुटे हैं। मोहन, जो शहर से पढ़कर गांव लौटा है, इस सारे आयोजन को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है। क्या जरूरत है इतना पैसा फूकने की? गांव में पीने का पानी तक नहीं है ठीक से, और यहाँ लाखों का पंडाल बन रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा मोहन। गुरुजी के आशीर्वाद से ही तो हमारे गांव में बरसात अच्छी होती है। पिछले साल भी जब सूखा पड़ने वाला था, तुम्हें याद नहीं है? उनके आने के बाद ही बारिश हुई थी। हाँ हाँ, और सूरज भी उनके कहने पर ही निकलता है ना? इसी समय रामलाल अपने सहायक दीनानाथ के साथ वहां पहुंचते हैं। मोहन बेटा, तुम शहर से पढ़कर आए हो, तुम्हारी मदद चाहिए हमें। गुरुजी का स्वागत ऐसा होना चाहिए कि पूरे जिले में चर्चा हो जाए। हाँ मुखिया जी, मैं सोच रहा था कि इतना पैसा अगर गांव के विकास पर लगाया जाए तो। अरे मोहन, ये सब तुम्हारी समझ से परे है। गुरुजी के आशीर्वाद का मोल नहीं होता। पिछली बार उनके आने के बाद ही तो रामलाल जी के खेतों में 2 गुनी फसल हुई थी। मोहन चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अगले दिन सुबह धूमधाम से गुरुजी का आगमन होता है। हजारों ग्रामीण उनका स्वागत करने के लिए जमा हो जाते हैं। ओम शांति। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का कल्याण हो। गुरुजी, आपके चरणों में हमारा गांव धन्य हो गया। आपके आशीर्वाद से ही हमारा गांव फल फूल रहा है। बेटा रामलाल, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा उद्धार करेगी। आज से 3 दिन तक हम यहाँ सत्संग करेंगे और ग्रामवासियों के दुख दर्द दूर करेंगे। मोहन दूर खड़ा ये सब देख रहा है।
वो गुरुजी की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। सत्संग में गुरुजी अद्भुत प्रवचन देते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। कुछ लोग तो रोने लगते हैं। दूसरे दिन गुरुजी अपने दिव्य दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। मुझे दिख रहा है कि इस गांव में एक बूढ़ी माता है जिसका नाम शकुंतला है। क्या यहां कोई शकुंतला माता है? हाँ गुरुजी, हाँ मैं हूँ शकुंतला। बेटी, तुम्हारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है और तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर शहर चला गया है ना? हे भगवान, गुरुजी ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो साक्षात भगवान हैं। भीड़ में हलचल मच जाती है। सभी गुरुजी की दिव्य शक्तियों के कायल हो जाते हैं। लेकिन मोहन को कुछ गड़बड़ लगता है। वो चुपके से गुरुजी के डेरे के आसपास चक्कर लगाने लगता है। तीसरे दिन सत्संग का समापन का दिन आ गया। मेरे भक्तों, आज हमारे सत्संग का अंतिम दिन है। आज हम एक विशेष यज्ञ करेंगे जिससे इस गांव पर देवताओं की कृपा बरसेगी। इसके लिए सभी ग्रामवासियों से दान की अपेक्षा है। गुरुजी के यज्ञ के लिए मैं 1,00,000 रुपए दान करता हूं। मैं 50,000 देता हूं गुरुजी। एक एक करके सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार दान देने लगते हैं। गुरुजी के सामने रुपयों का ढेर लग जाता है। तभी मोहन भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है। रुकिए, ये सब धोखा है। मोहन, ये क्या बदतमीजी है गुरुजी के सामने? मुखिया जी, ये गुरुजी नहीं, धोखेबाज हैं। मैंने इनके डेरे के पीछे छिपकर देखा है। ये हर रात फोन पर किसी से बात करके गांव के लोगों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। झूठ! ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसे शैतान ने पकड़ लिया है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ भाई, कल उस बूढ़ी शकुंतला का नाम बताना जिसका बेटा शहर गया है। लोगों को लगेगा मेरी दिव्य दृष्टि है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा जाता है। गुरुजी का चेहरा पीला पड़ जाता है। और भैया, इन्होंने जो पिछली बार आशीर्वाद दिया था उसके बाद अच्छी बारिश हुई थी, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इन्होंने तो बस उसका फायदा उठाया। क्या ये सच है गुरुजी? ये सब झूठा है। रामलाल बेवकूफ है। उसके घाव से लाखों निकाल लूंगा इस बार। गुरुजी का सारा ढोंग उजागर हो जाता है। रामलाल और गांव वाले आक्रोशित होकर गुरुजी की ओर बढ़ते हैं। गुरुजी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। धोखेबाज, हमारी भावनाओं से खेला तुमने। पुलिस को सौंपो इसे। हम जैसे गरीब अनपढ़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया तुमने। गुरुजी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि वो एक गिरोह का हिस्सा है जो देश भर में इसी तरह के धार्मिक ढोंग रचकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। देखिए, आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास में डूबकर अपनी मेहनत की कमाई लुटाना ठीक नहीं है। गांव के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें। तुम सही कहते हो मोहन। आज से हम गांव के विकास पर ध्यान देंगे। मैं जो 1,00,000 दान देने वाला था वो गांव के स्कूल के लिए दूंगा। समय बीतता है। पीपलपुरा में अब सत्संग की जगह साप्ताहिक सभाएं होती हैं, जहां गांव के विकास पर चर्चा होती है। मोहन के नेतृत्व में गांव में पानी की समस्या हल हो गई है। स्कूल का नवीनीकरण हुआ है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सच्चा गुरु वो है जो हमें सोचना सिखाए, ना कि हमें अंधा अनुयायी बनने के लिए कहे। सोनम, प्रिया, जूही और संगीता ये चारों बहनें थीं। बहनों के माँ बाप नहीं थे, इसीलिए चारों ढाबा चलाती और अपना घर चलाती थीं। एक दिन सबसे छोटी बहन जूही बर्तन धो रही होती है और दूसरे नंबर की बहन प्रिया आराम से अपने मुंह पर लिपस्टिक लगा रही होती है। ये देखकर जूही को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सबसे बड़ी बहन सोनम से कहती है, दीदी, आप प्रिया दीदी को कुछ क्यों नहीं बोलती हो? ये कुछ भी काम नहीं करती है। इनके हिस्से का भी सारा काम हमें ही करना पड़ता है। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं धो रही बर्तन। आप प्रिया दीदी को बोलो, वो बर्तन धोएंगी अब। ओ प्लीज, तुम्हारे बर्तन धुले या ना धुले, लेकिन मेरी लिपस्टिक जरूर लगनी चाहिए। लोग यहाँ खाना खाने से ज्यादा मुझे देखने आते हैं, यू नो।
वाह भाई वाह, हम लोग इतनी मेहनत से इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, उसका कुछ नहीं। और ये जो इन मैडम जी की शक्ल है जिसके ऊपर हर वक्त पेंट लगा रहता है, लोग इन्हें देखने आते हैं। फिर तो आज मैं कुछ कर ही नहीं रही, आज देखती हूँ कि कितने लोग आते हैं। तुम लोग भी क्या बातें कर रहे हो? जूही, तुम्हें बर्तन नहीं धोने? हाँ, तुम्हें नहीं धोने तो कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है? प्रिया भी तो तुम्हारी बहन है ना, अगर इसके बदले का काम तुम कर दोगी तो छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। पहले ही एक तो मैं खुद से छोटी हूँ और छोटी नहीं हूँ ना मुझे, लेकिन बता दे रही हूँ दीदी, ये गलत बात है। प्रिया दीदी कुछ काम नहीं करती है, ये क्या बस यहाँ खुद को सुंदर दिखाने आती है और हम लोग गधे की तरह काम करते रहते हैं। प्रिया काफी सुंदर थी और इसी बात का प्रिया को बहुत घमंड भी था। कुछ दिनों बाद विक्रम नाम का आदमी चारों बहनों के ढाबे में आता है और खाना खा रहा होता है, लेकिन विक्रम की नजर बस प्रिया पर ही थी। वो प्रिया को अपने पास बुलाता है। मुझे तुम काफी सुंदर लगी। ये तो हर कोई बोलता है, अगर आप कुछ नया बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नया ये है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और मुझे अपनी नई फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश है, और वो तलाश आपको देखकर मेरी पूरी हो गई। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई, जरा आप अच्छे से समझाएंगे कि क्या कहना चाहते हो? मैं आपको अपनी नई फिल्म में हीरोइन का रोल देना चाहता हूँ। क्या मैं हीरोइन? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। मैं कल आपको पिक करने आऊंगा, आप तैयार रहना। हमारी फिल्म की शूटिंग दूसरे शहर में होगी, तो तैयार रहना आप। प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहनों को ये सब बताती है। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं मान ही नहीं सकती, ये सब सच है। मैं भी नहीं मान सकती। अरे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, अब क्या यही बची है? तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे हमारी ही बहन है प्रिया, अगर वो हीरोइन बनना चाहती है, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। दीदी आप ही हो जो मुझे समझती हो। प्रिया, तुम टेंशन मत लेना, हम सब यहाँ हैं, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। प्रिया दीदी आप जा रही हो तो अपना ध्यान रखना, भले ही मैं यहाँ आपको कुछ भी कह देती हूँ, लेकिन आपकी चिंता तो मुझे भी रहेगी ना। सोनम दीदी, वो जो हमने कुछ पैसे जमा किए थे घर बनवाने के लिए, वो भी प्रिया दीदी को ही दे देना, कहीं जरूरत लगे उन्हें तो। तीनों बहनें मिलकर प्रिया को पूरा साथ देती हैं। प्रिया अब डायरेक्टर विक्रम के साथ फिल्म के शूट के लिए भी चली जाती है। प्रिया की फिल्म बहुत अच्छी चलती है। रातों रात प्रिया एक बहुत बड़ी सुपरस्टार भी बन जाती है। प्रिया अब लगातार फिल्म करे जा रही थी और काफी अमीर भी हो गई थी। प्रिया एक भी बार अपनी तीनों बहनों से मिलने तक नहीं गई होगी, इसीलिए अब उसकी तीनों बहनें प्रिया के बंगलों में उसे मिलने जाती हैं, जहां उन्हें काफी इंतजार करना पड़ता है। दीदी हमें अपनी बहन प्रिया से मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा क्या? अब संगीता, अब हमारी बहन कोई आम लड़की नहीं है, हीरोइन बन गई है। तीनों प्रिया का इंतजार कर ही रहे थे कि प्रिया आती है और उन तीनों को गले तक नहीं लगाती, उनसे अलग दूसरे सोफे पर बैठ जाती है। प्रिया, ये क्या है? जब से तुम गई तुम्हारा तो कोई खबर ही नहीं, और तुम इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हो, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। आप तीनों को मेरा बंगलों का पता किसने बताया? वो गरीब सा ढाबा बंद हो गया क्या, या कुछ पैसों की मदद चाहिए? ये कैसी बात कर रही हो दीदी? हम तो यहाँ आपसे मिलने आए हैं। अब मैं अपनी मेहनत से इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हूँ तो तुम तीनों मुझसे मिलने आए हो। तुम जैसे लोगों को मैं घर में भी ना रहने दूं। सोनम दीदी, जूही, चलो यहाँ से, हमें यहाँ कोई बात नहीं करनी है। अरे यार, अगर ये तीनों चली गई तो मैं इन्हें दिखाऊंगी कैसे कि आज मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी प्रिया कहती है, आप तीनों भले ही गरीब हो लेकिन हो तो मेरी बहन ही ना। मैं नहीं चाहती कि आप कहीं छोटे से घर में रहो, इसीलिए आप तीनों यहीं रहो। मैंने जो कुछ भी बोला मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। प्रिया अपनी तीनों बहनों को रोक लेती है, लेकिन अब उन तीनों को ही हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। नौकरों के कमरे में सुलाना, नौकरों वाले काम करवाती थी, और ये सब करके प्रिया को काफी खुशी भी मिलती थी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विक्रम प्रिया से मिलने आता है। प्रिया, आज मेरे घर पर पार्टी है और तुम्हें जरूर आना है। आज बहुत खास लोग आने वाले हैं मेरी पार्टी में, तुम्हारा आना भी बहुत जरूरी है। ओह श्योर, मैं तो जरूर आऊंगी। विक्रम प्रिया से काफी बातें करता है और फिर उसके बंगलों से बाहर निकलकर फोन पे बात करते हुए कहता है, काम डन हो गया। थोड़ा नाम क्या हुआ प्रिया का? उड़ने लगी थी। मेरी फिल्में करने से मना किया था ना इसने,
आज रात हम इसे ऐसा मजा चखाएंगे कि फिल्म को करना दूर की बात, अपनी शक्ल आईने में भी देख नहीं पाएगी। आज प्रिया को उसकी औकात दिखाएंगे। विक्रम हंसते हुए वहां से चला जाता है और विक्रम की सारी बातें जूही ने सुन ली थी। जूही ये सब बातें जाकर सोनम और संगीता को बताती है। तीनों बहन बहुत परेशान हो जाती हैं और जब प्रिया पार्टी के लिए जा रही होती है तो सोनम उसे रोकते हुए कहती है, प्रिया तुम पार्टी में मत जाओ। पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हारी टेंशन हो रही है, आज मत जाओ तुम। सोनम तुम अपना काम करो, तुम्हें ऐसी पार्टी के बारे में कहाँ कुछ पता होगा। तुम जाओ मेरा कमरा साफ करो। प्रिया जवाब देकर चली जाती है। तीनों बहनें प्रिया के लिए बहुत परेशान थी, इसीलिए वो भी प्रिया के पीछे पीछे जाती है। प्रिया पार्टी में जाती है जहां विक्रम के साथ उसके कुछ दोस्त थे और एक भी लड़की नहीं थी। ये क्या है? यहाँ तो सारे लड़के हैं, एक भी लड़की क्यों नहीं? कैसी पार्टी है? तुम आई हो, पार्टी तो अब शुरू होगी। विक्रम और उसके दोस्त प्रिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहां उसकी तीनों बहनें आ जाती हैं और सारे लड़कों को बहुत मारती हैं। जैसे तैसे वो तीनों प्रिया को घर लाती हैं। प्रिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो अपनी बहनों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम तीनों के साथ कितना गलत बर्ताव किया। सोनम दीदी आपको नाम से पुकारा, लेकिन आज आप तीनों ने मुझे बचाया। बस प्रिया, हम तुम्हारी बहनें हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े रहेंगे तो कौन रहेगा। प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है, जिसके बाद प्रिया का सारा घमंड टूट जाता है।